खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 रोजा दौरे पर नई दिल्ली आमद। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल। गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन को अपोजिशन लीडरों से मिलने की नहीं दी जा रही है इजाजत। राहुल गांधी का हुकूमत पर इल्जाम। कोलकाता में बीएलओज का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। एसआईआर की मुद्दत में 3 माह के इजाफे का किया मुतालबा। ट्रंप की तारिकीन वतन के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन इलाहिना उमर के खिलाफ किया नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान के 2 रोजे दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर 23वें हिंद रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए वो हिंदुस्तान के अपने 2 रोजा दौरे का आगाज कर रहे हैं। 4 सालों में उनका ये पहला हिंदुस्तान का दौरा है। जुमा बरोज 5 दिसंबर को पुतिन का रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। सरबराह इजलास के बाद पुतिन रूस के सरकारी नशरियाती इदारे RT के नए इंडिया चैनल का आगाज करने वाले हैं, जिसके बाद वो सदर द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उनके एजाज में दी जाने वाली सरकारी जियाफत में भी शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तल्खियों के पस मंजर में रूसी सदर का यह दौरा निहायत अहमियत का हामिल बन गया है। इससे कबल रूस के वजीर दिफा एंड्री ब्लोसोव भी नई दिल्ली पहुंचे, जहां वजीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने रूसी वजीर दिफा का पालम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। बाद में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूसी वजीर दिफा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने रूसी मनसब के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। नई दिल्ली में आज हिंदुस्तान रूस बैन हुकूमती कमीशन की वजारती मीटिंग भी मुनक्किद हुई, जिसमें दोनों ममालिकों के वज़राए दिफा के अलावा आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तान रूस दिफाई ताउन एक सेहतमंद रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और हमारी मुसल्लह अफवाज के एहलकारों और माहिरीन के दरमियान नताइज पर मबनी तबादलों ने हमारी दिफा शराकतदारी की रफ्तार को बरकरार रखा है। एक्सेलेंसी, आप सभी को यहाँ होस्ट करना मेरे लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है और सम्मान की बात है। हमारे देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए इतनी दूर भारत तक आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्सेलेंसी, रशिया भारत का एक टाइम टेस्टेड, स्पेशल, प्रिविलेज्ड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वर्ष 2000 में डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिया एंड रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन होने के बाद से हमारे बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन में काफी बढ़ोतरी भी हुई। सभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन को अपोजिशन लीडरों से मिलने की इजाजत नहीं दे रही। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे के तनाजुर में राहुल गांधी ने यह रिमार्क किया। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान जब उनसे तब्दीली की वजह पूछी गई तो राहुल गांधी ने 2 टूक जवाब दिया। ये उनका अदम तहफ़्फ़ुज़ है। आराम से जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि LOP के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार
उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। तो रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर, राष्ट्रपति एक सेकंड ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि पीएम मोदी किसी की सुनना नहीं चाहते। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है, क्या डर है? कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुल्क के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को रूसी कायद से मुलाकात की इजाजत न दिए जाने का मामला अब सामने आया है। कांग्रेसी लीडर हैं कुमारी शैलजा, उन्होंने इस पर कहा कि मोदी हुकूमत ने इस इक़दाम के जरिए हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया है। लेकिन जो हमारे लोकतंत्र की परंपराएं हैं उनको तो ताक पर रख दिया है इस सरकार ने। ना लोकतंत्र में इनका विश्वास है, ना लोकतंत्र की परंपराओं में। हमारे एलओपी राहुल गांधी जी हैं लोकसभा में, राज्यसभा में खड़गे जी हैं और इस परंपरा को इन्होंने भाजपा सरकार ने कमजोर किया है और देश की रेपुटेशन के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं। राज्यसभा में जुमेरात के रोज ज़ाब्ता 267 के तहत फौरी बहस की अपोजिशन की दरख्वास्त ने ऐवान में शदीद तकरार को जन्म दिया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अहम और हसास मामलात पर बहस को मुसलसल मौखर करती है, जिसके बायस अपोजिशन को मजबूरन ज़ाब्ता 267 यानी 267 का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी जानिब ऐवान के कायद जेपी नड्डा खड़गे के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा हुकूमत ने कभी भी किसी बहस से राह फरार इख्तियार नहीं की है। Don't brush aside everything in one stroke. ये ऐसा बुलडोजर मत चलाइए साहब, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। This rule is not framed by me or now. This has been framed already, and this house has been adopted it. Sir, you are a sir. I are a supreme authority. You can remove all rules, and you can give. You can suspend all rules. No, you are supreme. Sir, I want to clarify only one thing, that the leader of the opposition said that the government is avoiding to have discussion. Government has not avoided any discussion. Whatever you have asked, we have always given the time, and we have discussed. Last session also you asked, and we gave you the time, and we had full-fledged discussion. दिल्ली की बिगड़ती हुई फजाई आलूदगी के खिलाफ सोनिया गांधी की क़यादत में अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मास्क पहनकर अराकीन के साथ जहरीली हवा के मसले पर हुकूमत की बेअमली पर शदीद तशवीश जाहिर की और फौरी अमली इक़दाम का मुतालबा किया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमार वाले मार रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल।
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के बयान पर टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट सागरिका घोष ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्यसभा में जो देखा है वो आईनी जमहूरियत का कत्ल है। वजीर खजाना ने बार बार बंगाल के बारे में झूठ बोला, बंगाल के बारे में ऐवान को गुमराह किया और गैर मुसद्दका गैर मुस्तनद बयानात दिए। What we have witnessed in the Rajya Sabha is a murder of constitutional democracy, a murder of parliamentary democracy. In the discussion on the Central Excise Amendment Bill 2025, in her reply to the discussion on this bill, the Honorable Finance Minister repeatedly uttered falsehoods about Bengal, repeatedly misled the House about Bengal, repeatedly made unsubstantiated, inauthenticated statements about Bengal. When the Supreme Court and the High Court are themselves seized of the matter and they have instructed the central government to release funds to Bengal, the Honorable Finance Minister was in contempt of court that she uttered falsehoods which even the Supreme Court has rejected. Second, we saw that our floor leader repeatedly tried to raise points of order. He repeatedly tried to raise a point of order regarding the proceedings. Our floor leader, Mr. Derek O'Brien, was repeatedly ignored by the chair. The point of order was not taken up. This is an insult to Parliament. It is an insult to the entire proceedings of Parliament. It is an insult to the Constitution. It is an insult to India. Today, what we have seen on the floor of the House is nothing but a cold-blooded, horrific murder of constitutional democracy and of democracy and a कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और एमपी तारिक अनवर ने मुख्तलिफ मसाइल पर मुंसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक इंतहाई मुतासिरा शहर बन गया है जिस पर वज़ीर आज़म की खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत पार्लियामेंट को मौसर तरीके से चलाएगी। शीतकालीन सत्र चल रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सांसद तारिक अनवर साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्तकिल जो है अपोजिशन मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही है, लगातार आज भी प्रोटेस्ट हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपोजिशन का जो रोल है तो अपोजिशन तो करेगा ही, क्योंकि जो हमारे मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत का तकाजा यही है कि पब्लिक ग्रीवांसेस को लेके आवाम की जो भी तकलीफ़ है, दुख है, परेशानी है, उसको लेकर अपोजिशन उसको आवाज़ उठाए। जब वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाने देते हैं तो हम लोग को फिर बाहर धरना देना पड़ता है या इस बात को उठाना पड़ता है। लेकिन कल से हाउस चल रहा है और हमको उम्मीद है कि पूरा सेशन ठीक से चलेगा। अपोजिशन पार्टी ने आज प्रोटेस्ट किया है, जिस तरह से एक्वाई लेवल बढ़ रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत फिक्र की बात है और ताज्जुब की बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो बयान आया था पहले दिन कि मौसम का मज़ा लीजिए, तो ये पॉल्यूटेड मौसम है, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं वो परेशान हैं और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप मौसम का मज़ा लीजिए, तो इसका मतलब वो खुद सीरियस नहीं है। बीजेपी एमपी और जेपीसी के चेयरपर्सन वीपी चौधरी ने आज वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी की मीटिंग की सदारत की। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और हिंदुस्तान के 23वें लॉ कमीशन के चेयरपर्सन दिनेश माहेश्वरी ने भी मीटिंग में शिरकत की और इस मामले पर अपनी अहम तजावीज पेश की। देखिए, सारा जो है वन नेशन वन इलेक्शन पे अभी जो एक्सपर्ट आए हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे और उनके साथ में करीब आप देखिए 3 घंटा मीटिंग चली। सारे मेंबर्स ने अपने अपने क्लेरिफिकेशन पूछे, तो सारा कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद में कमेटी रिकमेंडेशन। सर, कितना पॉजिटिवली जा रहा है, क्योंकि लगातार मीटिंग्स हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे रिव्यूज उनकी तरफ से जा रहा है, सजेशंस दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है वन नेशन वन इलेक्शन का ये सब्जेक्ट और देश के हित में है होना, क्योंकि इससे बहुत सारी जो तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएगी, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे गवर्नेंस का हो,
तो इसीलिए सारे मेंबर्स अभी तो अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वगैरह पे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम खतूत में वक्फ वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR का अमल जारी है। हालांकि तेजी के साथ SIR का अमल अंजाम देने की कोशिश ने BLOs पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। उसी का नतीजा है कि अब तक 3 दर्जन BLOs की मौत के लिए SIR से पैदा दबाव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम पेशरफ्त करते हुए रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि SIR के लिए इजाफी स्टाफ का इंतजाम किया जाए। देखिए, आज का जो मामला था, टीवी की तरफ से एक एप्लीकेशन आई कि तमिलनाडु के अंदर में BLOs पर FIR रजिस्टर हो रहा है और कुछ BLOs वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, लेकिन उनके एलिगेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सलीके से डिनाई किया और यह कहा कि BLOs के ऊपर जो वर्कलोड है, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स इलेक्शन कमीशन के रिक्वेस्ट को कि वो एडिशनल मैन पावर सप्लाई करें, उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से जो भी एग्जिस्टिंग मैन पावर उसके थ्रू SIR का काम लिया जा रहा है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो डायरेक्शंस पास किए, पहला डायरेक्शन ये था कि हर स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑब्लिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन के रिक्वेस्ट पर उनको ऑन डेपुटेशन मैन पावर मुहैया कराना है। उनका दूसरा, मगरबी बंगाल में SIR के दौरान मुबैना तौर पर काम के दबाव की वजह से खुदकुशियों और अमवात की बढ़ती हुई तादाद के दरमियान जुमेरात को सैकड़ों बूथ लेवल ऑफिसर्स ने कोलकाता में रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। पुलिस की रुकावटों को तोड़ते हुए 400 से ज्यादा BLOs के एक ग्रुप ने CEO मनोज अग्रवाल के दफ्तर की तरफ मार्च किया और गैर इंसानी काम से मुतल्लिक दबाव का हवाला देते हुए SIR मश्क की आखिरी तारीख को कम अज कम 3 माह तक बढ़ाने का मुतालबा किया। सिर्फ BLO नहीं, BLO के साथ हम लोग स्कूल शिक्षक भी आए, क्योंकि स्कूल से BLO को उठा लेने के कारण हमारा स्कूल भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, जिससे पढ़ाई लिखाई बच्चों का बंद हुआ है। हमारा SIR के विरोध में हम लोग नहीं है, हम लोग SIR के समर्थन करते हैं, लेकिन जो टाइम दिया गया वो समय सही नहीं है। एक महीना के अंदर इतना बड़ा काम कैसे किया जाएगा? अब समय दीजिए। हम लोग कभी भी, कोई भी, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, कोई भी SIR के विरोध में नहीं है। हम लोग इलेक्शन कमिश्नर को बोलते हैं कि ये काम की जो प्रक्रिया है, एक समय चाहिए, उस समय के अनुसार। TMC ने आज पार्टी के रुकन असेंबली हुमायूं कबीर को मुअत्तल कर दिया है। इसके जवाब में हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं फैसले का खैर मकदम करता हूं, उन्होंने मुझे पहले भी मुअत्तल कर दिया था। मैं कल खुद पार्टी से इस्तीफा दूंगा और 12 दिसंबर को अपनी सियासी पार्टी का आगाज करूंगा। इक़्तिदार से बेदखल होने का खमियाजा TMC को भुगतना पड़ेगा। ख्याल रहे कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने का ऐलान किया है। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाले दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगी। कोई दिक्कत हो रहा है आपका यहाँ पर? कोई बाधा दे रहा है प्रशासनिक? कौन बाधा देगा मुर्शिदाबाद में? हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई TMC के लीडर यूसुफ पठान ने हुमायूं कबीर को पार्टी से मुअत्तल करने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि ममता दी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, दीदी ने जो डिसीजन लिया है और दीदी ने साफ कर दिया है कि जो लोग भी समाज को खराब करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको टॉलरेट नहीं करेगी दीदी। और वो दीदी ने क्लियर कर दिया है स्टैंड, और पार्टी ने वो स्टैंड क्लियर। मुंबई के गोरेगांव के विवेक विद्यालय नामी जूनियर कॉलेज ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कॉलेज में बुर्का और नकाब को ममनू करार दे दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी मजहब को जाहिर करने वाली चीज को पहनकर कॉलेज में दाखिल होना ममनू है। नोटिफिकेशन सामने आने के बाद कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ MIM की खातून सेल से मुंसलिक कुछ लोगों ने कॉलेज की तालिबात के साथ एहतजाजी मुजाहिरा किया और कॉलेज को नोटिफिकेशन वापस लेने का अल्टीमेटम भी दिया। MIM का इल्जाम है कि लड़कियों को बुर्का पहनकर क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा, जिसकी पार्टी मुखालफत करती है। जहाँ हमारा प्रोटेस्ट अभी भी जारी है
और जब तक कॉलेज का मैनेजमेंट जो है वो हमको लिखत में नहीं देता, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उसको जारी रखेंगे। ये मसला हमारी माँ बहनों के हिजाब का है, बुर्के का है, और ये कोई कानून हम लोग हमारे घर से बनाकर नहीं लाए हैं। संविधान ने हम लोग को अधिकार दिया है अंडर। अनजानी सुषमा स्वराज के शोहर स्वराज कौशल का आज 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। वो नई दिल्ली से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज के वालिद और पेशे से वकील थे। तवील मुद्दत से वो बीमार चल रहे थे। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले स्वराज कौशल मुल्क के मशहूर मारूफ वकील रहे हैं और मिजोरम के गवर्नर की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। सऊदी अरब में पेश आए उमराह बस हादसे के दौरान जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद अब्दुल शोएब अपना दर्दनाक तजुर्बा बता रहे हैं। किस तरह बस और टैंकर की आपस में टक्कर होती है, आग लगती है और किस तरह से वो करिश्माती अंदाज में जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गए हैं। मुंसिफ टीवी के साथ खुसूसी बातचीत में उन्होंने हादसे की तफसीलात बताई। सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना के करीब पेश आए भयानक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 45 उम्र ज़ाहिरीन झुलसकर जहां बाक हो गए, जबकि सिर्फ 24 साल मोहम्मद अब्दुल शोएब इस हौलनाक सानहे में जिंदा बच निकलने वाले वाहिद मुसाफिर हैं। इस दर्दनाक हादसे की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि वो पूरी रात बस में सो नहीं सके, जिसके बाद उन्होंने अपनी जगह तब्दील करके ड्राइवर के बराबर वाली नशिस्त पर बैठने का फैसला किया। वो ड्राइवर से बातचीत करते हुए वक्त गुजार रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार ऑयल टैंकर उनकी बस से टकरा गया। टक्कर के चंद लम्हों बाद ही बस में आग भड़क उठी और देखते ही देखते शोलों ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। चंद सेकंड के अंदर ही शोएब खिड़की से कूदकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी मुसाफिरों को जान बचाने का मौका न मिल सका। शोएब हैदराबाद के आसिफ नगर हल्के के नटराज नगर के रिहायशी हैं और एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते हैं। वो अपने वालदेन के साथ उम्रा पर गए थे, ताहम अफसोसनाक तौर पर उनके वालदेन भी इस सानहे में जान की बाजी हार गए। ऑप्शन नहीं था बचाने का, क्योंकि मुझे सेकेंडों में आग लग गई थी। मैं मेरे मम्मा को उठा के बस वो सीट पे बिठाया और आँच दबा के आ रही, तो जब ही कूदा मैं कूदने के टाइम पे मेरे मम्मा पुकारे भी, नको जाओ शोएब नको जाओ बोल। फिर भी मैं क्या, मेरे को खुद को समझ में नहीं आया मैं क्या कर दिया उसी हाल, उसकी आग में गिरा मैं। फिर ड्राइवर के बाद कूदा मैं, ड्राइवर को भी आग लग गई सामने। ऐसा नहीं हुआ कि आप वाली साहब को भी निकाल देते खिड़की में से, ऐसा कुछ ख्याल, मतलब कि इस तरह से होता है कि किसी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त में आप अपने आप को संभालने में थे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आप अपने आप को संभालने में तो, लेकिन आपको भी वहां पर कितने जख्म आए थे और फिर कितनी देर के बाद में आपको वहां पे हॉस्पिटल को ले जाया गया? जख्म तो मेरे को जब का जब मालूम नहीं हुआ, एक 15-20 मिनट के बाद पूरा जलन शुरू हो गई मेरे को। तो जब भी मैं पुलिस वालों को हॉस्पिटल को ले लेकर जाओ बोल के बोला, तो लोग 1 आवर करे पूरा मालूमात के बाद 1 आवर के बाद एम्बुलेंस में डाल के भेजे मेरे को सऊदी जनमन हॉस्पिटल में। सऊदी हुकूमत के ताउन पर इज़हार तशक्कुर करते हुए शोएब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां की हुकूमत की तरफ से बहुत सारी सहूलियात मैसर हुई। वहां के अस्पताल में बेहतरीन इलाज किया गया, ताहम इंश्योरेंस के प्रोसेस में पेशरफ्त नहीं हो रही है। मोहम्मद अब्दुल शोएब ने हुकूमत तेलंगाना की बरवक्त इमदाद की भरपूर सताइश की और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाजिमत फराहम करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तारिकीन वतन के खिलाफ मुसलसल इश्तियाल अंगेज और नाशाइस्ता तबसरे कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की रुकना इल्हाना उमर के खिलाफ बदकलामी करते हुए कहा कि इल्हाना उमर को मुल्क से बाहर फेंक देना चाहिए और उन्हें कांग्रेस में काम करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ट्रंप के इस रिमार्क से अमेरिकी मीडिया में जबरदस्त बहस छिड़ गई। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट। वाशिंगटन डीसी में गुज़िश्ता हफ्ता एक अफगान शहरी की जानिब से फायरिंग के वाक़े के बाद अमेरिका में दाएं बाजू की जमातों की जानिब से इस्लामोफोबिया की लहर पैदा की जा रही है। खास तौर पर ताकीन वतन को निशाना बनाया जा रहा है। सदर ट्रंप एक तरफ तीसरी दुनिया के लोगों के लिए वीजा की इजराई बंद करने का ऐलान किया है, दूसरी तरफ वो अमेरिका में क़याम पज़ीर तारकीन वतन के खिलाफ भी मुसलसल बदकलामी कर रहे हैं। सोमालिया से ताल्लुक रखने वाले तारकीन वतन के बारे में ट्रंप के हालिया तबसीरों के बाद दाएं बाजू के कारकुनों की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि वो कुछ भी
हिस्सा नहीं डालते। मैं उन्हें हमारे मुल्क में नहीं चाहता। ये सोमालिया अरबों डॉलर हमारे मुल्क से बाहर ले गए हैं। उनका एक नुमाइंदा है इल्हान उमर। इसे कांग्रेस की खातून बनने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और इसे हमारे मुल्क से बाहर फेंक देना चाहिए। These Somalians have taken billions of dollars out of our country. They've taken billions and billions of dollars. They have a representative, Ilhan Omar, who they say married her brother. It's a fraud. She tries to deny it now, but you can't really deny it because, it just happened. The president has always had very bigoted, xenophobic, Islamophobic comments when it comes to, people who are of Muslim faith, and so it's not really surprising. But what is weird to me is just how creepy he's been obsessed with me. इल्हान उमर ने जवाब दिया कि ट्रंप का उनके और सोमाली कम्युनिटी के साथ जुनून खौफनाक और गैर सेहत बख्श। मैं खौफजदा होने वाली नहीं हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। उनका दिमाग खराब हो गया है। वो नाशाइस्ता जुबान में बकवास कर रहे हैं। अमेरिकी मुस्लिम ग्रुप काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने इल्हान उमर और वसी तर सोमाली अमेरिकी कम्युनिटी के खिलाफ खतरनाक और खुल्लम खुल्ला नस्ल परस्ताना बयानबाजी की शदीद मजम्मत की। शहरी हुकूक और तारिकीन वतन के हुकूक की बड़ी तंजीमों के साथ साथ कुछ साथी कानून साजों ने सदर की जुबान को गैर महज़िब और तौहीन आमेज करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।